सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर आपको वही खबरें दिखाई जाती हैं जो खबर होने के बावजूद खबर नहीं बनाई जाती। दोस्तों, इस रिपोर्ट की पहली ऐसी खबर बताऊंगा जिस खबर को जब कांग्रेस के नेता ने ट्वीट किया तो उन पर एफआईआर की गई। जिन कांग्रेसियों ने इस खबर को ट्वीट करके जनता को बताया उन पर एफआईआर कर दी गई। इसलिए खबर को आगे बढ़ाने से पहले, बताने से पहले मैं सभी साक्षात प्रूफ रखने वाला हूं, ताकि किसी के पेट में और किसी गलत जगह पर दर्द ना हो कि ये जो है फेक न्यूज़ है। बड़े सावधानी के साथ चलते हैं भाई, और दर्जनों अखबारों का प्रूफ रख रहा हूं। ये देखिए, मामला है कि गोवा में मध्य प्रदेश के नेताजी, जी हाँ, गए थे और कॉलगढ़ से उनकी बुरी तरह से पिटाई हो गई है। जागरण पहला अखबार आपके सामने मैंने जागरण रखा है, जिसमें पूरी तरह से खबर आई हुई है। दूसरा अखबार मीडियावाला.in है, आप जाकर इस पर देख सकते हैं। यहाँ भी ये खबर आ चुकी है। कॉल गर्ल कंट्रोवर्सी इन गोवा में नेता और दो दोस्तों को कॉल गर्ल ने पीटा। तो ये जो नेताजी पीटे हैं और नेताजी के दो साथी हैं, वो भाजपा के दिग्गज नेता बताए जाते हैं और मध्य प्रदेश के हैं। इसके अलावा ये देखिए, ईटीवी भारत ने भी बहुत ज़बरदस्त ग्राफिक्स के साथ टाइटल लिखा है, एमपी मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री को गोवा में कॉल गर्ल्स ने पीटा, सियासत में उठा तूफान, कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने साधी चुप्पी। इसके अलावा दोस्तों, आपके सामने अब आखिर में दैनिक भास्कर का प्रूफ रख रहा हूं। गोवा में कॉल गर्ल्स ने बीजेपी नेता को सैंडल से पीटा। इस पोस्ट पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्विटर हैंडल करने वाले पर एफआईआर। जी हां, जिसने ये खबर कांग्रेस के नेता ने ट्वीट कर दी, उस पर एफआईआर कर दिया गया है। लेकिन मामला क्या है वो बताता हूं। गोवा में मौज मस्ती करने गए मध्य प्रदेश के भाजपा नेता और उनके दो दोस्त कॉल गर्ल्स से होटल में पिट गए। आरोप कुछ इस तरह से है कि कॉल गर्ल्स की पहले इन्होंने सेवाएं ली, और आप जानते हैं कॉल गर्ल्स क्या करती हैं। उन सेवाओं के बाद जब मगन मुग्ध हो गए और जब पूरी तरह से ये हो गए ठंडे, तो नेताओं ने क्या किया, नेताजी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। मतलब डायरेक्ट नहीं, बेवकूफ़ बनाने लगे। असल में क्या हुआ, ये हाई प्रोफाइल के नेता थे, हाई प्रोफाइल रिजॉर्ट में जाकर रुकते हैं, 5 स्टार होटल में जाकर रुकते हैं, लग्जरी होटल कमरा बुक करते हैं। 3 लोग थे तो एक ही रूम नहीं होता है, 2 या 3 रूम ऐसे इन्होंने बुक किए थे। इसके बाद किसी दलाल के ज़रिए, प्रोफेशनल के ज़रिए मुंबई की 2 से 3 कॉल गर्ल्स इन्होंने भाजपा के नेताओं ने हायर करी थी। वो आई वहाँ पर उनके होटल में, सारा कामकाज किया गया। सारी कार्रवाई करने के बाद जब उन लड़कियों ने पैसे मांगे तो इन्होंने कहा कि मैंने आपके, भाजपा नेता ने कहा कि हमने आपके दलाल को यूपीआई यानी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया है। जब उन महिलाओं ने, उन लड़कियों ने अपने एजेंट से पूछा तो उसने मना कर दिया। इसके दूसरी तरफ की कहानी यह है कि भाजपा नेताओं ने विरोध तब जताया, टकराव तब हुआ जब विरोध किया कि भाई आपसे बात हुई थी इतने टाइम की और आप जल्दी निकल रही हैं, तो टाइम तो इतने बजे तक था आप जल्दी कैसे जा रही हैं। इस बीच 2 मुद्दे हैं। इस पॉइंट को लेकर बहस हुई और भैसमबासी में भाजपा के नेताओं को चप्पलों और बोतलों और घूसे और लातों से बजा कर रख दिया। दूसरी तरफ कहानी ये है जो कई सारी रिपोर्ट्स में आ ही चुकी है और मैं आपको दिखा चुका हूँ कि महिलाओं ने, लड़कियों ने जब पैसे मांगे तो इन्होंने झूठ बोला, दलाल ने मना कर दिया, भाई पैसे आए नहीं। इसी बीच में जो इनका दूसरा रूम था, नेता बातचीत करते हुए, बेवकूफ़ बनाते हुए किसी बहाने से दूसरे रूम में जाकर छुप गए, पैसा देना ना पड़े ताकि, और ये लड़कियां खुद वहाँ से चली जाएं। लेकिन लड़कियों ने बवाल खड़ा कर दिया। बवाल इस तरह से खड़ा किया कि पूरे होटल स्टाफ को सर पे उठा लिया। होटल स्टाफ के ज़रिए उनके दूसरे रूम की डिटेल निकाल के दूसरे रूम में घुस गई, जहाँ पर ये छुपे हुए थे। भाजपा के एक दिग्गज नेता और 2 साथी उनके दोस्त, जिसके बाद चप्पल उतार के भाजपा नेताओं की कॉल गर्ल्स ने पिटाई कर डाली, और साथ ही कहा जा रहा है कि बियर, दारू की बोतल भी उनके ऊपर चलाकर मारी और होटल के सामान को तोड़ ताड़ दिया। इसके बाद बड़ा बवाल हुआ सियासत में, मतलब पूरी पॉलिटिकल
पार्टियां हिलकर रह गईं और कटाक्ष होने लगे भारतीय जनता पार्टी पर, जिसके बाद दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस कांग्रेस हैंडल ने इस खबर को ट्वीट किया था मध्य प्रदेश के आईटी सेल कांग्रेस के, उस पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। दोस्तों आप खुद सोचिए कि कितनी घटिया यार, अगर आपने बुलाया है, देखिए एकदम जेन्युइन बात करेंगे, उनका काम है, वो कर रही हैं, भारत में लीगल है, और आपने बुलाया भी है एक एजेंट के थ्रू, तो आप या तो आप बुलाओ मत, और बुलाओ तो पैसा दो। जब आप में गूदा ही नहीं है तो आप बुला क्यों रहे हो? दूसरी बात, आप इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता, ये कोई शोभा देने वाली बात थोड़ी ना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसे ही कारनामों से रिश्ता पुराना रहा है। अब ये खबर यहाँ छोड़िए, अगली खबर देखिए, सीधी वीडियो रख रहा हूँ आपके सामने। भाजपा वाली शिवसेना को देख लीजिए भाई साहब, एकनाथ शिंदे के सामने, मतलब भीड़ में जहाँ चारों तरफ लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं और एकनाथ शिंदे भी उसी गाड़ी पर हैं और भाजपा के कार्यकर्ता और दूसरे नेता भी मौजूद हैं, उन्हीं के सामने ये रंगीला सफ़ेद कपड़े में जो नेता है भाजपा का, एक भाजपा की कार्यकर्ता, जाहिर सी बात है भाजपा की कार्यकर्ता होगी ना, उनको किस करता है, चूमता है। दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र आप देखिए, ये रामराज जलाने की बात करते हैं, महिलाओं का ये सम्मान है। इसी तरह से आप समझिए, जब खुल्लम खुल्ला स्टेज पर जनता के सामने माननीय एकनाथ शिंदे के सामने इस तरह की हरकत की जा सकती है भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा, तो भाजपा में महिलाएं किस कंडीशन में होंगी ये तो सिर्फ भाजपा की महिलाएं जाने या फिर भगवान जाने। राहुल गांधी हो या कोई और मुसलमान शख्स हो, जब भी अपने ऊपर, देश के ऊपर हो रहे जुल्म पर जब आवाज़ उठाते हैं तो कहा जाता है कि भारत की छवि खराब करने का ये काम कर रहे हैं। दिल्ली में जापानीज लड़की के साथ होली के नाम पर, होली के पवित्र अवसर के नाम पर पवित्र रंग की जगह अपना घिनौना रंग खेला और उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ बदतमीज़ी इस कदर की कि उसने भारत छोड़ दिया, भारत से चली गई। लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ भी की है और अभी भी इंक्वायरी चल रही है। खबर इतनी फैल चुकी है कि एनडीटीवी से लेकर इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर चुका है। अब सवाल ये है कि अब आप मुझे बताइए कि इससे भारत का अपमान हुआ है या इससे भारत का डंका बजा है। People have been detained in connection with harassment and manhandling of a woman, a young tourist from Japan in Delhi on Holi, according to the police. This has happened after the 3 people have been detained after this video went viral. Police have said that the young tourist was staying in Paharganj in central Delhi and that the 3 accused, one of whom is juvenile, are also... खैर दोस्तों, अब क्या ही कह सकते हैं, अगली खबर का वक्त हो चुका है। भारत की राजधानी दिल्ली में महिला आयोग की संचालक करता धरता स्वाति मालेवाल ने अपने बयान में, अपने स्पीच में कहा कि जब वो छोटी थी तो उनके पिता ने उनका यौन शोषण किया था, शारीरिक शोषण किया था। इसके अलावा वो उनके साथ हिंसा भी करते थे, इस कदर वो हिंसा करते थे कि उनकी चुटिया पकड़कर दीवार पर मार देते थे और जब उनका मन होता था वो अपनी बेटी स्वाति मालीवाल को मारते थे। उन्हीं के मुंह से उन्हीं की कहानी सुनिए। और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है, मुझे अभी तक याद है। मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं, क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊं। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। लेकिन पूरा समय उस तड़प से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें, कैसे इन लोगों को सबक सिखाएं। स्वाति मालेवाल के इस बयान के बाद जनता के बीच ही अलग तरह की बेचैनी पैदा हो गई है। स्वाति मालेवाल की इस बात को समाज तुरंत एक्सेप्ट कर लेता। अगर स्वाति मालेवाल की जगह ये बात शबाना अंजुम नाम की कोई महिला कहती तो तुरंत बहुसंख्यक समाज इसको प्रमोट करता।
लेकिन यहाँ पर किसी हिंदू मुसलमान एंगल को देने से बेटर यह है कि चीज़ों को समझना चाहिए। सन 2016 ये जो इन्होंने आज ये बात कही है 23 में, ये अपने पिता के बारे में कह रही हैं जो एक्स आर्मी हैं, जो आर्मी में थे। और 2016 में ये देखिए 2016 का ट्वीट जिसमें स्वाति मालीवाल अपने पिता पर गर्व कर रही हैं। ट्वीट किया था माननीय स्वाति मालीवाल ने कि मैं फौजी की बेटी हूँ, फौज में पली बड़ी हूँ, देश के लिए काम करना, देश के लिए जान देना सीखा है, मुझे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती। 10:34 पर 20/9/2016 को मैडम जी ने ये ट्वीट किया था। 2016 में अपने पिता की ये जबरा फ़ैन थी, अपने पिता के लिए बेहद प्रेम था। 2023 तक आते आते आखिर स्वाति मालीवाल ने इतना ख़राब बयान क्यों दिया? सच क्या है, झूठ क्या है, ये स्वाति मालीवाल जाने या ईश्वर। उधर हिंदू संगठनों को और भारतीय जनता पार्टी समेत गोदी मीडिया को बड़ा टॉपिक मौलाना तौकीर रज़ा ने दे दिया है। उन्होंने स्पीच देते हुए जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आज ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, अगर कल मुसलमानों ने उठकर मुस्लिम राष्ट्र की बात कर दी और मांग कर दी तो फिर क्या होगा। बस इसी बात पर बवाल हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी खतरनाक बात कर दी थी, क्योंकि मौलाना तौकीर रज़ा और भारत के रहने वाले कोई भी मुसलमान, भारत का एक भी मुसलमान ये बात नहीं करता हुआ नज़र आ रहा कि उसको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। ये सिर्फ एक डर का माहौल बनाया गया कि इतने मुसलमान इतने सारे लोगों पर भारी पड़ सकते हैं। 2024 का कोई मुद्दा इनको नज़र नहीं आ रहा है, तो उससे पहले ऐसे ऐसे हवाई मुद्दे बनाए जाएंगे जो गुब्बारे की तरह एकदम से फोड़कर चुनाव के बाद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मौलाना तौकीर रज़ा के जिस बयान पर बवाल खड़ा हो रहा है, जो आगे दिखाने वाला हूं मैं आपको, पहले वो बयान सुनिए। वो हिंदू राष्ट्र की बात करने वक्त वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, 23 दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अपना तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र। तो सुना दोस्तों, ना भारत, अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, ना भारत हिंदू राष्ट्र होगा ना मुस्लिम राष्ट्र होगा। भारत एक फूल का गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के धर्म मौजूद हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में भारत सबसे अच्छा देश माना जाता है। भारत में हर धर्म को आज़ादी है और भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा संविधान है। मेरे दोस्तों, इन सब के बीच में अब गोबर दर्शन को मौका मिल गया है चीखने चिल्लाने का। अब उसका चीखना चिल्लाना सुनिए। मैं तौकीर रज़ा और इस प्रकार के लोग जो इस्लामी राष्ट्र की बात करते हैं उनको कहना चाहता हूं कि बोरिया बिस्तर बांधो, पाकिस्तान दे दिया था इसलिए उधर चले जाओ। 75 वर्ष बाद अगर ये सपने पड़ रहे हिंदुस्तान को पुनः इस्लामी राष्ट्र बनाने के, तो पाकिस्तान इसलिए बनाया था। ऐसे लोगों को उधर भगा देना चाहिए, व्यवस्था निर्माण करनी चाहिए। बरेलवी के जो राष्ट्रभक्त होंगे उनका ये काम होना चाहिए। सुना दोस्तों, अब मैं अपनी तरफ से एक बात कहता हूं, जो गोबर दर्शन और गोबर दर्शन जैसे और भी जो तथाकथित जो संगठन वाले हैं, जो भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, उसको मैं बताऊं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जा चुका है, हिंदू देश बन चुका है। नहीं, नेपाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कैलासा की। जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो कैलासा चला जाए, जिसको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए पाकिस्तान चला जाए। भारत में सिर्फ और सिर्फ भारतवासी रहेंगे और किसी में दम नहीं है कि भारत के संविधान से कोई छेड़छाड़ करे। दूसरी बात, आप कहेंगे भाई ये कैलासा क्या है? नित्यानंद, जी हाँ, जो भारत में बलात्कार का आरोपी है, किडनैपिंग का आरोपी है, जो 2019 में भारत छोड़कर फरार हो गया था, इस बलात्कारी बाबा ने हिंदू राष्ट्र बना दिया है। जी हाँ, आपको झूठ लग रहा है तो ये लीजिए। मैं तमाम अपने हिंदू भाइयों और ख़ासकर जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनको बड़ी खुशी के साथ ये गिफ्ट पेश कर रहा हूँ। स्कैन कीजिए और कैलासा की फ्री ई सिटीजनशिप आप ले लीजिए। जी हाँ,
स्वामी नित्यानंद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये जारी कर चुके हैं। जी हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाया जा चुका है। आइलैंड, इस बंदे ने पूरा आइलैंड खरीद लिया है। हाँ, और इकोनॉमी सिस्टम भी तैयार है। भाई साहब, इन्होंने नोट भी जारी कर लिया है, अपना नोट बना लिया है, इकोनॉमिक सिस्टम बना लिया है, इसके अलावा पासपोर्ट बना लिया है। मज़ेदारी की बात यह है कि यूएन ने कैलासा आइलैंड को अभी देश घोषित नहीं किया है, लेकिन कैलासा की तरफ से जो प्रवक्ता हैं यूएन में स्पीच देने के लिए पहुंची। यूएन की वो मेंबर तो नहीं हैं, लेकिन यूएन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, खूबसूरत इनकी जो विदेश मंत्री डिप्लोमेट्स हैं, इन्होंने यूएन में बयान दिया और ये अमेरिका की रहने वाली थी। फ्रेंच के साथ साथ ये अंग्रेज़ी बहुत बेहतरीन ज़बान से बोलती हैं। इनके बाजू पर नित्यानंद महाराज का जो है टैटू भी है और पूरी तरह से कैलासा का इन्होंने बताया है कि कानून भी बनाया हुआ है, संविधान भी है, यानी पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र इन्होंने बना लिया है। लिहाजा मैं तमाम जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा, जितनी जल्दी हो सके ई वीज़ा अप्लाई कीजिए और हिंदू राष्ट्र की तरफ तेज़ी से निकलिए। भारत सिर्फ़ और सिर्फ भारत है और यहाँ न हिंदू राष्ट्र बनेगा न मुस्लिम राष्ट्र। ये संविधान से चलने वाला देश है। I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijaypriya Nityananda. So, Kailasa is the first sovereign state for Hindus, which is established by the Supreme Pontiff of Hinduism, Nityananda Paramashivam. अगली बड़ी खबर यह है कि ओवैसी भड़के हैं कांग्रेस की सरकार पे। उन्होंने कहा है कि कन्हैया लाल के घर वालों को 50 लाख उनकी जान की कीमत के दिए गए, 50 लाख मदद दी गई और नासिर जुनैद के घर वालों को सिर्फ 15-15 लाख। जो इंसानियत का कत्ल करे, जो कत्ल करे वो आतंकवादी होता है। ये इंसाफ नहीं किया गया है। हम पूछना चाहते हैं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब से, अशोक गहलोत साहब, जितेंद्र मेघवाल की जान, कन्हैया लाल की जान, जुनैद और नसीर की जान एक ही जान है। इंसान की जान की कीमत अलग नहीं हो सकती है नाम की बुनियाद पर। अगर कन्हैया लाल को 50 लाख रुपए दिए गए हैं तो जितेंद्र मेघवाल को भी 50 लाख दिए जाने चाहिए थे। अगर कन्हैया लाल को 50 लाख दिए गए थे तो जुनैद और नसीर को भी 50 लाख मिलने चाहिए। इंसान इंसान होता है। मजहब के नाम पर इंसान की जान की कीमत में कमी या बढ़ाई नहीं की जा सकती है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से कहता हूं कि यकीनन जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा वो आतंकवादी थे, जिन्होंने जितेंद्र मेघवाल को मारा वो भी आतंकवादी है, जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा वो भी आतंकवादी है। ये सब मारने वाले आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों को निकाल कर उखाड़ कर फेंकना हमारी जिम्मेदारी है। मगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री सिर्फ कन्हैया लाल के कातिलों को आतंकवादी कहते हैं। अशोक गहलोत साहब, जो इंसान का कत्ल करता है वो आतंकवादी है। उसका नाम चाहे कुछ भी हो वो आतंकवादी हो जाता है। मगर राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप देखिए कि जुनैद और नसीर को आप क्या देते हैं, 15 लाख देते हैं 3 स्कीम के तहत और गवर्नमेंट की नौकरी नहीं दी जाती उनके पीड़ित परिवार को। खैर दोस्तों, मदद की तो बहुत दूर की बात है। फिर से एक बार नासिर और जुनैद के घर वाले फिर से प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, क्योंकि अभी तक उनके कातिलों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मोनू मानेसर को अभी तक गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। मुसलमानों से लेकर भारत के जो अमन पसंद लोग हैं वो भी नासिर और जुनैद के लिए जिस प्रकार से खामोश हैं, एक तरफ से सभी ने नासिर और जुनैद के लिए अचानक से बोलना बंद कर दिया है। उधर उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक महिला अपने कॉलेज से एडमिट कार्ड लेने गई तो दबंगों ने, बहुसंख्यक समाज के धार्मिक लोगों ने, लौंडों ने पकड़कर क्लास के अंदर कुंडी लगा ली और उसके साथ एक के बाद एक बलात्कार किया और इसकी वीडियो भी बनाई। ऐसा लड़की कह रही है, जिसके बाद लड़की जाती है थाने, लेकिन थाने वाले उसकी सुनवाई नहीं करते हैं
उत्तर प्रदेश के गोंडा में ये परेशान लड़की बार बार थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन थाने वालों ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद कई बार इस लड़की ने बताया कि मुझे धमकाया गया और मेरे घर पर वो गुंडे पिस्तौल लेकर भी आए। लड़की का कहना ये है कि जो आरोपी हैं उन्होंने थाने में पैसा खिला दिया है। जी हाँ, पूरा बयान पहले आप सुनिए, फिर उसके बाद पुलिस का बयान बताता हूँ। क्योंकि किसी की गिरफ्तारी हुई थी? नहीं हुई थी, किसी की गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। वो लोग पैसा भर दिए, हम लोग गरीब इंसान हैं, वो लोग पैसा भर दिए हैं। तुमको भी कोई पैसे का ऑफर दिया गया था? हमको पैसे का ऑफर दिया गया था, 20 लाख ले लो, अपनी लड़की की शादी करवा दो, सुलह हो जाओ। तो तुम्हारे घर वाले को जान से बंदूक भी लेकर आए। राहुल सिंह आए थे मेरे घर पे, धमकी देके गए थे कि इनका बुलडोजर से घर गिरवा देंगे। तो और कौन कौन था इसमें? सुशांत सिंह थे, प्रधान सिंह थे और फिर राहुल सिंह थे, ओम प्रकाश। जो FIR दर्ज हुई थी, तुम्हारा मेडिकल भी हुआ और बयान भी हुआ, उसके बाद में उसमें उस मुकदमे में क्या हुआ? उस मुकदमे में कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ, हम लोग का सुनवाई नहीं है। फिर उसके बाद अब इसी वीडियो के नीचे जहां ये ट्वीट किया गया है, गोंडा पुलिस ने अलग ही बयान जारी किया है। गोंडा पुलिस ने महिला को झूठा साबित कर दिया है। गोंडा पुलिस ने महिला के बयान को तोड़ा है। उन्होंने लिखा है कि प्रकरण पूर्व का है, यानी पहले का है, जिसके संबंध में आवेदिका यानी जो महिला है की तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, यानी शिकायत दर्ज की गई। जांच और विवेचना यानी इंक्वायरी में लगाए गए जितने आरोप हैं वो सब झूठे पाए गए। जांच के बाद विवेचक द्वारा आवेदिका साजिशकर्ता के विरुद्ध विविध कार्रवाई की गई, जिसके पेशबंदी में ट्वीट किया गया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब से बिल्किस बानो को छोड़ा गया है, भारत में बलात्कार की जो केस हैं वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आप देख रहे हैं। और क्योंकि मुस्लिम है तो सीधा सीधा जो है रिजल्ट भी आ गया है कि भाई नहीं। खैर, आपको क्या लगता है? मैंने आपको दोनों के बयान दिखा दिए, लड़की का भी पक्ष रख दिया और पुलिस का भी पक्ष। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। रामराज यूपी में इतना ज़बरदस्त चल रहा है कि फारुखाबाद का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद का ये वीडियो है, ये पूरी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मैं आपको पुलिस का भी पक्ष बताऊंगा। मामला ये है कि ये हिंसक दृश्य उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद का है। बेखौफ दबंग पीड़ितों के घर में घुसकर मार पीट रहे हैं और लाठी भाज रहे हैं। मामला बड़ा ही बुरा है और दोनों ही पक्ष बहुसंख्यक समाज से हैं। इसमें हिंदू मुसलमान कोई एंगल नहीं है। घर में घुसपैठ की जाती है और परिवार वालों को मारा पीटा जाता है। देखिए, छोड़ दे छोड़ डंडा छोड़ छुड़वा जल्दी। बात सुना बात। अब सीधा देखिए, आपके सामने फतेहगढ़ की पुलिस है, उसने जानकारी दी है कि पीड़ित परिवार राजीव कुमार ने 18/2/2018 में बालिग होने के कारण घर से भागकर अपने घर के पड़ोसी राजीव कुमार के पुत्र राम सिंह से कोर्ट मैरिज कर ली थी, परंतु समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। गांव वाले इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे शादी को। इसके बाद जो पति पत्नी हैं वो गांव से बाहर रह रहे थे, लेकिन 2023 में जब होली आई, इस साल होली मनाने के लिए बीवी अपने पति के साथ अपने ससुराल आई, तो पड़ोस में ही तो इसका मायका भी था। तो इनके भाई लोग को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हमला कर दिया। बाकी सारे आरोप जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं वो पुलिस ने असत्य बताए हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए, शांति कहीं नहीं है। हिंदू लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी कर रहा है उसमें भी बवाल है। जातिवाद किसमें कितना चल रहा है आप खुद देखिए, और रामराज कितना ज़बरदस्त है वो भी देखिए। पुलिस ने ये बताया कि जो हमलावर लड़की का भाई है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी जांच चल रही है। उधर भगवाधारियों का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आने वाले समय में वो सब पर भारी होगा। जो कल तक इनकी गुंडागर्दी देखकर तालियां बजाते थे, ये गुंडागर्दी अब उन्हीं पर भी भारी पड़ रही है। इंदौर की तस्वीर आपके सामने है। भगवाधारियों ने
एक रिजॉर्ट पर हमला कर दिया। इंदौर में रंग पंचमी के मौके पर रिजॉर्ट में कथित तौर पर हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि फ्री में पास नहीं मिलने पर, फ्री में पास देने से इनकार करने पर, यानी ये हिंदू संगठन भगवाधारी फ्री में घुसना चाह रहे थे। जब इनकार कर दिया तो तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने 40 लोगों पर एफआईआर की है और 9 धाराओं में केस दर्ज किया है। इतना ही नहीं, रिजॉर्ट कर्मचारियों को भगवाधारी फोन पर पुलिस वालों के सामने धमकियां देता नजर आ रहा है। ये कह रहा है कि बिहार से यहाँ काम करने आए हो ना, आप समझिए क्या हाल है भारत का। तो मीडिया को दे दो, सीएम को दे दो, है ना? जी सर। तो और कहाँ दोगे बताओ? नहीं, मैं तो खबर ही दे सकता हूँ सर, मैं कहाँ दूंगा? मेरी बात सुन, है ना? फालतू बात करना नहीं। तो बिहार से आया ना या नौकरी करने? हाँ जी सर। देखा दोस्तों, ये गुंडा राज चल रहा है। गुंडे ही बड़े मौज मस्ती में भाई खुश हैं, बाकी न्याय आम लोगों के लिए खत्म सा हो गया है। शुरुआती दौर में जब मैंने YouTube शुरू किया था तभी मैंने आप लोगों को ये बात कही थी और फिर से कह रहा हूँ, विकास की बात नहीं कर सकते आप। ये जो आज मुसलमानों की पिटाई देखकर ताली बजाते हैं और ईसाइयों पर हमले देखकर जो भगवाधारी हमला करते हैं, जश्न मनाया जाता है इसका, ये सभी निशाने पर आएंगे। ये कोई रामराज और ये कोई किसी भगवान के लिए नहीं लड़ रहे, ये सिर्फ भाजपा के लिए अलग अलग संगठन हैं जो धर्म के नाम पर धर्म को, अपने ही धर्म को बदनाम करते हुए सिर्फ एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। विकास की बात और सत्ताधारी से सवाल कोई भी करे, चाहे भगवाधारी करे, उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा जैसा हम मुसलमानों के साथ या ईसाइयों के साथ होता है। संजय राणा आपकी स्क्रीन पर एक लोकल पत्रकार हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, जिनके हाथ में आप माइक देख रहे हैं और गले में भगवा देख रहे हैं। ये हैं संजय राणा, स्थानीय पत्रकार। अपने गांव में आई मंत्री जी से गांव के विकास को लेकर सवाल कर रहे थे। अब संभल के चंदौसी थाने में इन पर मुकदमा दर्ज हो गया है, फिलहाल हिरासत में हैं। कहने का मतलब ये है कि अब आप भाजपा के नेताओं से विकास तक के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते, जबकि अगर आप भगवाधारी हैं, बहुसंख्यक समाज से हैं, तब भी आप ये सवाल नहीं कर सकते। सुनिए इनके सवाल। बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था, इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक के पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी, आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या करोगे? समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर एक तो नहीं बताइए, आप प्रचार कर रहे हैं। जी मैम, एक बात बताइए, आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो कि विभाग का काम कब तक करोगे, जो आपने कहा। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गाँव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुद्धनगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बरातघर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बरातघर है? रास्ता है? बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी। सवाल बड़े सटीक थे और बहुत साफ सुथरा सवाल इंसान ने किया था, लेकिन आपको मालूम है जो लंबी लंबी फेंकी गई थी पूरा कर नहीं पाए। अब सत्ता की ताकत इतनी खतरनाक इस्तेमाल कर रहे हैं कि सवाल पूछने पर गिरफ्तार हो जा रहे हैं। फिलहाल भाई हिरासत में हैं। मुझे पूरा यकीन है अपने संविधान पर कि ज़रूर न्याय मिलेगा और भाई जल्द वापस बाहर आएंगे। बड़े बड़े स्टेज पर सीएम साहब खड़े होकर लंबी लंबी भाषणबाजी करते हैं। ये हो गया जी, ये कर दिया हमने, ये कर दिया हमने, वो कर दिया हमने, ऐसा कर दिया हमने। वैसे मेरे दोस्तों, ग्राउंड पर कुछ और नज़र आता है। उत्तर प्रदेश के देवरिया के हालात ऐसे नज़र आए कि पुलिस ने वहाँ पर ऐलान करवाना शुरू कर दिया है चोरी से बचने के लिए कि अगर कोई भी देवरिया का रहने वाला परिवार है, वो पूरे परिवार समेत घर छोड़कर बाहर जाता है तो अपने घर पर पर्सनल गार्ड रखे।
साथ में अगर पर्सनल गार्ड नहीं रख सकता तो अपने पड़ोसी को बोल कर जाए कि मेरे घर का ध्यान रखना, और साथ ही पुलिस को भी बता के जाए। आपको मजाक लग रहा होगा तो सुनिए। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप जब भी कहीं सपरिवार घर छोड़कर बाहर जाएं तो उसके लिए घर में पर्सनल गार्ड की व्यवस्था या किसी पड़ोसी व्यक्ति के घर की रखवाली हेतु रख कर जाएं, या फिर लिखित में थाना कोतवाली जनपद देवरिया को सूचित करें, जिससे आपके खाली घर की रखवाली हेतु व्यवस्था की जा सके। आप सभी लोगों को अवगत। हंसी आ गई आपको, लेकिन ये देखिए हकीकत है। अब होली पर ले चलता हूँ आपको। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में होली खेलते हुए संस्कारी लोगों का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ये देखिए हथियारों से लैस नज़र आ रहे हैं लौंडे। मैं आपको ऑडियो नहीं सुना सकता हूँ बिकॉज़ इसमें कॉपीराइट का मसला आ जाएगा, लेकिन हथियार सबके पास हैं। ज़्यादातर खुल्लम खुल्ला बड़े हथियारों को हवा में लहरा रहे हैं, और आप ये समझ लीजिए बहुसंख्यक समाज का यही हाल है। मुसलमानों के खिलाफ बड़ी तैयारी हो चुकी है, ये इसका सबूत है। बहरहाल पुलिस ने कहा है कि हमने FIR दायर कर ली है। ग्राम भरवल पर्वता का एक होली के दिन का वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें संबंधित थाने से जांच कराकर उचित वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ देखिए दोस्तों, अब तो होश न खबर है, ये कैसा असर है तुमसे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड बना दिया, मतलब ख़राब कर दिया। देखिए कॉमेडी करनी पड़ती है क्योंकि टेंशन बड़ी होती है। अब आपको लग रहा होगा वीडियो ऐरी गहरी जगह की है, नहीं, आपके सामने रख रहा हूँ। अब तो होश न खबर है, ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद तिलबर। ये महिला इस गाने पर मचल रही है, मटक रही है। ये कोई शादी प्रोग्राम का वीडियो नहीं है, हैरान करने वाली खबर है। यह है पटियाला हाउस कोर्ट की बार एसोसिएशन के होली फंक्शन में बार बालाओं का डांस, जिसके अंदर बड़े बड़े वकील और जज भी मौजूद थे। दिल्ली में ये काम हुआ है दोस्तों। अब मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा, आप खुद समझदार हैं, ये है हाल दोस्तों। इसी के साथ अब बात करेंगे बिहार के बवासीर की। हालांकि ये अपने आप को बिहार का बेटा बताता है और सीधे साधे बिहारियों को बेवकूफ़ बनाता है। आपके सामने ये देखिए देश भर के लोगों को किस तरह से ये बिहार का बवासीर बेवकूफ़ बना रहा है। दोस्तों इसने ताज़ा ट्वीट ये किया कि मुझे खुशी है, मैं अपने बिहार वासियों के लिए जेल जा रहा हूँ। कल रात 8 बजे करीब मुझे गिरफ्तार किया गया। बिहार की जनता देख रही है कैसे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को जबरन दबाया जाता है। मैं न रुका था न रुकूंगा, वापस आऊँगा जल्द ही। जय हिंद। दोस्तों भारत के झंडे का इसने इस्तेमाल किया, एक फ़ोटो उसने शेयर किया और ट्वीट किया। अब आप समझिए कि किस प्रकार से देशवासियों के मन के साथ और उनके समझते हैं इमोशन के साथ खेल रहा है। आपको लग रहा था भाई क्या बोल रहे बेचारा, एक तो गिरफ्तार हो गया आप खिलाफ बोल रहे हो। नहीं नहीं, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए बिहार पुलिस ने खुद शेयर किया है और उसके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि तमिलनाडु में बिहार के कामकाजी लोगों के लिए असत्य यानी झूठी वीडियो प्रसारित करने के प्रकरण में अभियुक्त मनीष कश्यप के द्वारा नए ट्विटर हैंडल पर अपनी गिरफ्तारी की फ़ोटो पोस्ट की गई, जबकि ये पूरी तरह से भ्रामक है, झूठ है। इस पोस्ट के लिए पुण्य प्राथमिक दर्ज की जा रही है, यानी इसने दोबारा से एक फेक न्यूज़ चलाई अपने लिए। अभी तक तो इसने फेक न्यूज़ जो चलाई, अब ये नया खेल खेल रहा था, ये दिखाकर कि मैं गिरफ्तार हो रहा हूँ, यानी बिहार और तमिलनाडु के लोगों के बीच यानी अपने समर्थकों और विपक्ष की पार्टी के बीच किस तरह से तांडव दंगा करने का काम कर रहा था ये, कि बिहार पुलिस ने सही टाइम पर कदम उठाया और इसके एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए भांडा फोड़ दिया और कहा कि ये ट्वीट फेक ट्वीट करने के चक्कर में हम इसको फिर से FIR इस पर दायर कर रहे हैं। बिहार से बिहार का लड़का अपने आप को कहने वाला फरार है। कहा जा रहा है कि हर 1-1.5 घंटे के अंदर ये अपने शहर को, स्टेट को चेंज कर रहा है। ऐसे में पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है, ये एक अपने में ही बड़ा सवाल है। पुलिस चाहे तो कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इसीलिए मनीष कश्यप शायद बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं
ताकि उनका बचाव हो सके। कमाल ये है कि अगर मुसलमान नाम का कोई शख्स फेक न्यूज़ फैला दे तो उसको घर से पाताल से बल्कि ढूंढ के गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया जाता है, लेकिन अगर बहुसंख्यक समाज का हो तो उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये एक फेक न्यूज़ है और आप खुद समझदार हैं कि ये फ़ोटो एडिट किया हुआ है। जिसको फ़ोटोशॉप नहीं आता ये वही नौसिखिया कर सकता है। डॉक्टर अपने आप को कहने वाली और अपने आप को साध्वी बताने वाली प्राची नाम की महिला ने एक फेक फ़ोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि क्या देश के हाईवे पर इस तरह की चादर ओढ़े मज़ारें किसी भी रूप से सही हैं? अबॉलिश वक्फ बोर्ड, स्टॉप लैंड जिहाद। जी हाँ, अब इन बेरोज़गार झुंडों को नया काम दिया गया है जिसमें वो फेक चीज़ें शेयर कर रहे हैं। आप देखिए, एक मज़ार की फ़ोटो है, उसको कट करके सड़क के बीचों बीच लगाकर एक फेक पोस्ट बनाकर इन्होंने शेयर कर दिया। हालांकि इनको पता चला कि इनका भांडा फूटने वाला है और रज़ा गराफ़ी इनके ये सारे करतूतों को दिखाने वाला है या कोई और भी इनके करतूतों को एक्सपोज कर सकता है, तो ट्वीट इन्होंने ये डिलीट कर दिया। ये इसी तरह से काम करते हैं। ये जो हिंदू इकोसिस्टम नाम से ये जो सोशल मीडिया पे सिस्टम बनाया हुआ है फेक न्यूज़ का, ये काम ऐसे ही करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बीच में ये नफ़रत घुलवाते हैं, एक फेक न्यूज़ फैलाते हैं, लोगों के बीच में गुस्सा फूटता है और जब वो गुस्सा उबाल मारने पर होता है ये अपना ट्वीट, अपना वीडियो सब डिलीट और ब्लॉक करके भाग जाते हैं, अकाउंट भी डिलीट कर देते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है। जितने भी बाबा हैं जिनको कल तक कोई नहीं जानता था, उनको मालूम है कि हमें किस तरह का बयान देना है जिससे हम फेमस हो जाएंगे। आनंद स्वरूप जो बाबा हैं ये हमेशा से हिंसक बयान देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। इन्होंने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग को सही ठहराते हुए बयान दिया है जनसत्ता के सामने। जी हाँ, जनसत्ता टीवी चैनल के सामने ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, आनंद स्वरूप ने, कि जो भी चोरी करता है मुसलमानों के इस्लाम में ये है, उनको नहीं पता होगा, मुझे पता होगा। जैसे कि ससुर के नाती खुद ही मुसलमान थे, अब हिंदू हो गए, इसलिए इनको इस्लाम जो ज़्यादा पता है। इस तरह के हवाई बातें करते हुए आपको नज़र आएंगे कि ज़बरदस्ती ये कह रहे हैं कि मुसलमानों में जो चोरी होती है वो जड़ से हाथ काट देना चाहिए। तो जो भी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं ऐसे लोगों की, जो गाय खा रहे हैं, गाय काट रहे हैं, उनकी मॉब लिंचिंग होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि ये जो आप कानून बता रहे हैं इस्लामिक राज का बता रहे हैं, इस्लामी कानून बता रहे हैं, तो या तो फिर पहले आप इस्लामी कानून भारत में बनवाइए भैया, भारत में इस्लामी कानून लागू करवाइए, फिर उसके बाद चोरी करने वालों के हाथ काटिए आप। ये इस्लामिक देश तो है नहीं, ना इस्लामिक देश बनने वाला है, तो आपका ऐसा बयान सरासर गलत है। दूसरी तरफ दोस्तों, इन्होंने अपने ही इसी वीडियो में मॉब लिंचिंग को किस तरह से सही ठहराया है, देखिए। इस्लाम में चोरी हराम है और उसमें उसका जो दंड है, पता नहीं मुसलमानों को पता नहीं, मुझे पता है, कुरान में दोनों भुजाओं को काट देना है। यहाँ पे गो हत्या प्रतिबंधित है और चोरी से गो हत्या करना कितना बड़ा अपराध है। जो जिसको हम माता मानते हैं, आप गाय नहीं खाएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो सिर्फ गो हत्या इसलिए हो रही है कि हिंदुओं की भावनाओं को कुठाराघात करना है, उस पर हमला करना है। तो यह अगर भीड़ ने उनकी लिंचिंग की तो ये अच्छा काम हुआ। अगर कोई काम इस प्रकार का करता है, आप मंदिरों पे हमला करेंगे, गाय पे हमला करेंगे, तो आपकी लिंचिंग अवश्य होनी चाहिए और मुस्लिम समाज को ही उसको दंडित करना चाहिए। अगर वास्तव में कोई सच्चा और अच्छा मुसलमान है तो वो उसको दंडित करेगा। इसलिए कि अगर गो हत्या प्रतिबंधित है तो प्रतिबंधित काम करना इस्लाम में हराम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे हमले और मुसलमानों की मुस्लिम परस्ती के अलावा कोई काम दूसरा नहीं करती है। आप देख रहे हैं कि आए दिन जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म ग्रंथ पे हमला हो रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता एक बार भी नहीं बोलते हैं। जब चुनाव आता है तो जनेऊ पहन करके घूमने लगते हैं। अगर विरोध करना था तो स्वामी प्रसाद मौर्य का करना चाहिए था। तो राहुल गांधी की विचारधारा, राहुल गांधी बहुत गंभीर राजनीतिज्ञ नहीं है, इसलिए उनकी बातों को अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं। तो यूरोप में उन्होंने जाकर के जिस प्रकार, मेरे दोस्तों एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये जो उन्होंने कहा है कि जानबूझकर करते हैं हिंदुओं की भावनाओं को, हमारे उलमाए दीन, हमारे आइम्मा, हमारे मौलवी इस बात को कई बार कह चुके हैं और हर बार कहते हैं, जिस चीज़ से फसाद हो रहा हो हमें फसाद और फितना नहीं करना।
और गाय तक की अगर बात रही तो गाय काटने से किसी को दिक्कत हो रही है तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई आप मत काटो गाय। उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो हलाल हैं आपके लिए, वो करिए आप। लेकिन एक चीज़ जिस पर बवाल हो रहा है और उस जानवर की वजह से जानवर मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं, तो आपको वो काम करना ही नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगा ऐसा काम नहीं करें जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो। इस बार होली के पावन अवसर पर मुसलमानों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक पंचर मिस्त्री जो मुस्लिम परिवार से था, उसने सिर्फ जो बहुसंख्यक समाज के धार्मिक और जो संस्कारी लोग थे उनसे कहा कि मेरे घर के आगे जो मेरे क्लाइंट की बोलेरो कार खड़ी है उसके बोनट पे जो आप दारू रख कर पी रहे हैं ये मत पीजिए। मामला ये है कि दारू रख के ये पी रहे थे हिंदू जो समाज से लोग थे होली व खुशियाँ मनाते हुए, और साथ में उसी के परिवार की महिलाओं को जो घर के अंदर थी या बालकोनी में थी गंदे गंदे इशारे कर रहे थे धार्मिक और समझ रहे ना, हाँ, बदतरीन लोग, रामराज वाले। अब आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए, द क्वाइंट की पूरी रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। एक की मौत हो चुकी है इसमें, मामला पूरा बता रहा हूं। भाई साहब 4 शैतानों ने शनि सिंह, रजनी सिंह, सुजीत सिंह और तूफानी सिंह नाम के 4 शैतानों ने हंसता खेलता मुस्लिम परिवार उजाड़ दिया। कलाम नाम के शख्स की हत्या कर दी, उसकी पत्नी की आंख फोड़ दी और 9 महीने की मासूम बच्ची को ज़मीन पर उठा के पटक दिया। साथ ही महिलाओं को मारपीट करके घर में घुसने के बाद परिवार के तमाम सदस्यों को पीटा। यूपी के जौनपुर के लोहिंदा गांव में 7 मार्च की देर रात शाम बोलेरो की गाड़ी की बोनट पर शराब पीने से मना करने पर 4 युवकों ने पंचर मिस्त्री को बुरी तरह से पीटा, जिसकी इलाज के दौरान 9 मार्च को मौत हो गई। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने मृतक के परिवार के अन्य सदस्य सरफराज अहमद, सितारा बेगम और 9 महीने की बच्ची के साथ भी मारपीट की, जिससे सितारा बेगम की आंख फूट गई है, यानी खराब हो गई है। सरफराज के सर में चोट आई है, जबकि 9 महीने की बच्ची को जमीन पर पटकने का भी आरोप है। फिलहाल पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आप समझ रहे हैं ना, मुसलमानों को हर तरह से बहाने, मतलब इतनी सी बात होती है तुरंत मार दिया जा रहा है। रामराज, हिंदू राष्ट्र। खैर अच्छी बात है कि गिरफ्तार कर लिया गया है, 4 को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन के बाद आप समझ सकते हैं मेरी गहरी सांस क्या कहना चाह रही है। कुछ समय बाद ये फिर से बाहर आएंगे और क्या करेंगे आपको मालूम है। दूसरी तरफ होली के साइड इफ़ेक्ट्स भी नज़र आए हैं, कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट जिसे देखकर हंसी निकल जाएगी, वीडियो कहाँ का है नहीं मालूम, लेकिन सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर गया है, जिसमें एक शराबी इंसान, गलत बात है लेकिन क्या करें, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गया तो दिखाना पड़ रहा है कि नशे में क्या कर रहा है। देखिए बोल दे अल्लाहू अकबर दोस्तों इसके अलावा आधार कार्ड अपने पास रखा करिए, आप हमेशा अपने पास रखो, वरना मामलात बड़े बिगड़ सकते हैं। बिहार के आरा में रॉन्ग नंबर, एक लौंडे ने नंबर मिलाया किसी और को और नंबर लग गया कहीं और, किसी लड़की के साथ, मतलब किसी लड़की के पास चला गया और आपस में बात होने लगी। रॉन्ग नंबर से ही प्रेम हो गया। या कितनी फिल्म, मेरे पास इतनी रॉन्ग नंबर आते हैं भाई साहब, मेरी तो कभी, खैर छोड़ो, हैं। तो रॉन्ग नंबर वाले से इतनी मोहब्बत हो गई कि घर से भागकर लड़की ने शादी कर ली। शादी करने के बाद काफ़ी टाइम बाद उसको याद आया कि मेरा आधार कार्ड मेरे घर पर है, जिसकी ज़रूरत पड़ रही होगी, पासपोर्ट वासपोर्ट बनाना होगा। तो वो वापस घर आती है बिहार के आरा में, अपनी माँ जो घर पे अकेली थी, पिता नहीं थे, और माँ जो है उसको कहती है कि शादी हो गई, वो कौन जानता है कौन देखा है, तुम एक काम करो, चुपचाप यहाँ सुकून से हमारे साथ रहो,
जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच में उसका पति भी आ जाता है पीछे से, और माँ इस कलयुग में अपनी माँ को ही मारना पीटना शुरू कर देती, कहती हमको आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड का हमारा आधार कार्ड दो, बता रहे हैं और मारेंगे बोल के। बहुत मारम पिटी हुई, गांव वालों ने बचाया। बहरहाल आधार कार्ड घर पे छूट गया था दीदी का, वो घर पे लेने गई तो सगी अम्मा को पीट दिया और गांव वालों के सामने और बेइज्जती हुई। तो भैया आधार कार्ड अपने पास रखो, आधार कार्ड अपने पास रखो। नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है बहुसंख्यक समाज है तो नाम मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मजाक की बात है, बहुत सारी खबरें मैंने आपको बता दी हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे और दुआ मुझे याद रखेंगे। जय हिंद।